हाँ, पार्ट का क्या नाम है हमारे? दो। पहले दूसरा पार्ट हुआ करता था जो मेरे पास किताब है उसमें, आजकल ये पहला पार्ट है। एक पार्ट इससे पहले शीत युद्ध का दौर था, वो हटा दिया, लेकिन वो पार्ट पढ़ेंगे तभी ये पार्ट हमारे समझ में आएगा, वरना हमारे समझ में नहीं आएगा कि दो ध्रुव क्या थे। हम पहले बात करेंगे बेसिक चीजें। एक हुआ था हमारे प्रथम विश्व युद्ध, कब से कब तक हुआ था बताओ? बताओ। 1914 से 1918। शाबाश, ये तुम्हें नॉर्मल याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। फिर इसके बाद हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1943 तक। एक आदमी था, उसका नाम था एडोल्फ हिटलर, नाम सुना होगा। इसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। हिस्ट्री में से पढ़ाते हैं, पहले पार्ट में था, ये हट गया तो ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे इसमें। इसकी वजह से हुआ था ये। द्वितीय विश्व युद्ध में दो गुट थे। कितने गुट? एक तो थे मित्र राष्ट्र, कौन से राष्ट्र थे? और एक थे दूरी राष्ट्र। कौन से राष्ट्र थे? दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन से देश थे, किसी को पता है? एक तो था ब्रिटेन, यूके जिसे अपन बोलते हैं, एक था फ्रांस। ये बात समझ में आएगी तब तुम्हारे दो ध्रुव समझ में आएंगे। ब्रिटेन, फ्रांस, एक अमेरिका यूएसए, और एक यूएसएसआर सोवियत संघ। चारों किसमें थे? मित्र राष्ट्र में। दूसरी तरफ लड़ रहे थे इनसे दूरी राष्ट्र, जिसमें एक नाम आता है पहला जर्मनी, एक आता है जापान, और एक आता है इटली। दोनों में जीता कौन था बताओ? ऊपर वाले है ना, मित्र राष्ट्र इसमें जीते थे, दूरी राष्ट्र इसमें हार गए थे। जर्मनी, जापान, इटली की इसमें हार होती है। जर्मनी का कौन था उसमें? हिटलर। इटली का था मुसोलिनी। जापान के राजा हिरोहितो ने भी आत्मसमर्पण किया था। परमाणु बम हमले हुए थे ना 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम किया था हमला। उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया था। तो इसमें विजय होती है मित्र राष्ट्रों की, यह बात याद होनी जरूरी है। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? यूएसए, यूएसएसआर, और ब्रिटेन और फ्रांस। जापान नहीं था इसमें ना, ब्रिटेन और फ्रांस। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर फ्रांस, तो एक बार हिटलर ने पूरा कब्जा कर लिया था फ्रांस पे, तो फ्रांस की हालत खराब हो गई थी इस विश्व युद्ध के बाद। ब्रिटेन, जिसका भारत भी गुलाम था उसमें, ब्रिटेन लास्ट में बचते मरते मरते बचा था, इतनी खराब हालत होगी। विंस्टन चर्चिल उस समय था प्रधानमंत्री चर्चिल, तो ब्रिटेन की हालत भी खराब हो गई थी। तो इस कारण ब्रिटेन ने भारत को आजाद भी किया था, एक कारण ये भी है उसका समकालीन। तो ब्रिटेन की हालत खराब हो गई। दोनों कौन बचे देश? यूएसए और यूएसएसआर। दोनों पहले दोस्त थे, दोनों ने द्वितीय विश्व युद्ध साथ में लड़ा था, लेकिन उसके बाद दोनों क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के शत्रु। क्या हो जाते हैं? दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, शत्रु। और मैंने बताया द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती किसकी वजह से? हिटलर की वजह से। हिटलर कहां का था? जर्मनी का। जर्मनी की राजधानी कौन सी थी? बर्लिन। शाबाश, कौन सी थी? बर्लिन। तो जब ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, ये दोनों तो बर्बाद हो चुके थे, मरते मरते बचे थे, इनके पास कोई पावर थी नहीं। दोनों के पास पावर थी, लेकिन दोनों हो गए दुश्मन। तो उन्होंने कहा अब अपन जो अपना वर्ल्ड मैप है उसके क्या करेंगे? दो टुकड़े, यानी बर्लिन में क्या खींच देंगे अपन? दीवार। क्या खड़ी करेंगे? दीवार। ये दीवार कब खड़ी होती है पता किसी को? 1961। कब खड़ी होती है? 1961 में। बर्लिन के दो भाग होते हैं, इधर वाला कौन सा भाग आएगा? पूर्वी जर्मनी, और इधर वाला कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी जर्मनी। कल नक्शे से बता दूंगा मैं, और आज कहानी समझ लो। पश्चिमी जर्मनी, ठीक है। यानी पूरे संसार को इन्होंने दो भागों में बांट दिया, इधर वाला पूर्वी जर्मनी या पूर्वी देश, और इधर वाले पश्चिमी जर्मनी या पश्चिमी देश। ये आएंगे पश्चिम वाले इलाके कौन से? अमेरिका के अंडर में। नक्शे में अगर देखा हो तो इधर अमेरिका ही आता है, और ये किसके अंडर में आएंगे? यूएसएसआर। यानी बर्लिन में क्या खड़ी कर दी इन्होंने? दीवार। यूएसएसआर किस नीति को लागू करता है? कौन सी इनकी पॉलिसी है? सोवियत संघ की पॉलिसी क्या? अर्थव्यवस्था कैसी वहां की? समाजवादी। नहीं बता रखा कैसी है? यानी ये वाले देश, इधर वाले देश, पूर्वी जो देश हैं वो किस व्यवस्था को अपनाते हैं? समाजवादी व्यवस्था को। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ समानता, यानी सबको क्या करें अपन? समान कर दे। जबकि अमेरिका वाले किसको अपनाते हैं? उदारवाद या पूंजीवाद, दोनों नाम है।
उदारवाद या पूंजीवाद। उदारवाद का शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्रता। ये चाहते हैं सभी अपने काम में क्या हो, स्वतंत्र हो, यानी बाजार में हस्तक्षेप ना हो और बाजार पूर्वक अर्थव्यवस्था हो, अपने हिसाब से तुम काम करो। तो ये दोनों बातें हो जाती हैं। अब किताब निकालो, पहले पेज में फोटो दे रखा, किसका दे रखा देखो, 3 फोटो अपने पास दे रखे हैं। पहला दिखा रखा बर्लिन की दीवार में छेद किया इन्होंने, दूसरा इन्होंने प्रदर्शन किया, और पहले दीवार ऐसी थी, देखो बर्लिन की दीवार ऐसी। कब बनती है बर्लिन की दीवार? बर्लिन की दीवार एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है शीत युद्ध में। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की जाती है? 1961 में। कितनी लंबाई थी इसकी? 150 किलोमीटर। ये किस किस के बीच थी? पूंजीवाद और साम्यवादी देशों के बीच। ये लिख रखा देखो, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक। पूंजीवादी व साम्यवादी दुनिया, दुनिया या देशों है ना, के बीच विभाजन का प्रतीक थी। कहानी समझ में आ रही है? विभाजन का प्रतीक थी। पहली किताब में चौथा पाठ है तुम्हारे, गुट निरपेक्षता है। देखो ये अमेरिका है, इसने घोषित किया मैं कौन सी दुनिया हूं? पहली दुनिया। क्या हूं? यानी मेरे जो देश है जो पूंजीवाद को लागू करेंगे वो किस देश में आएंगे? पहली दुनिया में आएंगे। और इन्होंने कहा यूएसएसआर ने हम कौन सी दुनिया है? दूसरी दुनिया। कौन सी दुनिया? भारत किस में था बताओ? भारत ने कहा न तो मैं पहली दुनिया में हूं ना मैं दूसरी दुनिया में, हम बनाएंगे तीसरी दुनिया, और इसे अपन बोलते हैं गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइड मूवमेंट, गुट निरपेक्षता। वो भी पार्ट है तुम्हारे, पढ़ेंगे अपन। तो ये पूंजीवादी व साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी, यानी पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। कौन थी? बर्लिन की दीवार। लेकिन कब गिराई जाती है? 9 नवंबर 1989। तारीख याद रखनी तुम्हें, 9 नवंबर 1989 को। कितने वर्षों बाद? लगभग 28 सालों बाद, 28 वर्षों बाद ये गिराई जाती है। बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की जाती है, 150 किलोमीटर लंबी, पूंजीवादी व साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। और 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार पूर्वी यूरोप के लोगों द्वारा गिराई जाती है। किसके द्वारा? पश्चिमी वाले नहीं। कौन से लोग गिराते हैं? पूर्वी जर्मनी या पूर्वी यूरोप लिख दो, पूर्वी जर्मनी के लोगों द्वारा गिराई जाती है। क्यों गिराई जाती है अपन इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे। गिराई जाती है, ये दे रखा इसमें। और इसके साथ ये बात पता लगती है कि साम्यवादी दुनिया का पतन हो गया, साम्यवाद हार गया है। पहले दोनों में युद्ध था, शीत युद्ध, कि मैं अच्छा हूं, पूंजीवाद कहता मैं अच्छा हूं, साम्यवाद कहता मैं अच्छा हूं। लेकिन बर्लिन की दीवार गिरने के बाद इस बात साबित हो जाती पूरे विश्व में कि साम्यवादी दुनिया का पतन हो गया है। एंड ऑफ हिस्ट्री, फ्रांसिस फुकुयामा ने किताब लिखी थी, एक लेख लिखा था। तो साम्यवादी दुनिया का अवसान हो जाता है और पूरा विश्व किसको मानने लग जाता है? तो साम्यवादी दुनिया के पतन की शुरुआत किससे होती है? बर्लिन की दीवार के गिरने से। और इसी के साथ शीत युद्ध की समाप्ति भी शुरू हो जाती है। अब देखो अगला पेज, सोवियत प्रणाली क्या थी? क्या लिख रखा है? सोवियत प्रणाली पहले मैंने बताया था, वापस रिपीट करते हैं। मैंने कहा था 1917, 25 अक्टूबर 1917, 25 अक्टूबर 1917 एक क्रांति हो जिसे बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति। कौन सी क्रांति होती है? बोल्शेविक क्रांति। समझ में आ रहा है? बोल्शेविक क्रांति किस देश में होती है? यूएसएसआर। कौन करता है नेतृत्व देने का? व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर, इधर का फोटो देखो, सोवियत संघ के नेता, ऊपरी पर नाम है व्लादिमीर लेनिन, लिख रहेगा ये वाला व्लादिमीर लेनिन। तो 1917 में होती है समाजवादी क्रांति यानी बोल्शेविक क्रांति यूएसएसआर में। लेनिन इसका नेतृत्व करता है। इसके अंदर 15 गणराज्य, कितने गणराज्य? 15 गणराज्य आपस में समझौता करते हैं और एक देश बनाते हैं अलग से। कौन सा? सोवियत संघ। यानी 15 गणराज्य आपस में समझौता करते हैं और सोवियत संघ का निर्माण करते हैं। बात है समझ में? किस क्रांति की वजह से? बोल्शेविक क्रांति के वजह से।
और ये 15 देश से बना लेते हैं। और कौन सी प्रणाली अपनाते हैं? समाजवाद या साम्यवाद। इसको बनाते हैं, समाजवादी व्यवस्था को ये अपनाते हैं। समाजवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समानता लाना, यानी गरीबों को बराबर करना, अमीरों को बराबर लाना। थोड़ा इसमें पढ़ते हैं, देखो। समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। पहले रूस अकेला था, फिर 15 गणराज्य मिल गए और क्या बनाए इन्होंने? क्लियर है? इनका मुख्य निर्देश कौन सा था? रूस, जो आज भी है। लेकिन सबने समझौता किया, 15 गणराज्य ने वो क्या बनाया? सोवियत संघ। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। किसके विरोध में? पूंजीवादी के। और समाजवाद के आदर्शों, किसके आदर्शों? समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने, किसको समाप्त करने? ये कभी नहीं चाहेंगे निजी संपत्ति हो, सबको क्या लाना चाहते हैं? समान। तो निजी संपत्ति क्या करेंगे? ये समाप्ति। समझ में आ रहा है? ये चाहते हैं गरीब और अमीर दोनों क्या हो? बराबर। तो निजी पूंजी समाप्ति रखेंगे। अगर एक ही व्यक्ति धन इकट्ठा करेगा, बराबर कैसे होंगे फिर? और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। किसको महत्व दिया? राज्य और पार्टी की संस्था को। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी यहाँ पे? यूएसएसआर में मुख्य पार्टी कौन सी रहेगी? कम्युनिस्ट पार्टी। यानी जब तक सोवियत संघ रहता है, यहां पर एक ही दल का शासन रहेगा। किस दल का? ठीक है। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। कोई भी अन्य दल पार्टी नहीं बना सकता था। एक ही दल था, कौन सा? कम्युनिस्ट पार्टी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आए। बताया था मैंने, इधर पूर्वी यूरोप, इधर पश्चिमी यूरोप। तो इधर वाले देश किसमें आ जाएंगे? अमेरिका में। और पूर्वी वाले सोवियत संघ के अंडर में। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या क्या कहते हैं? बता दिया मैंने। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत महाशक्ति के रूप में उभरा। दोनों देश रहे, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कई ज्यादा विकसित थी। यानी अमेरिका टक्कर केवल सोवियत संघ था उस समय देश, बाकी तीसरा कोई देश नहीं था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। किस प्रणाली? संचार प्रणाली। कम्युनिकेशन स्किल बहुत उन्नत थी, संचार प्रणाली उन्नत थी। परीक्षा में तुम लिखोगे तो मेन पॉइंट कौन से होते हैं मैं बता रहा हूं। संचार प्रणाली उन्नत थी सोवियत संघ की। ठीक है। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन जिसमें खनिज, तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद भी शामिल है। क्या क्या था इसके पास? मशीनरी आइटम, खनिज, लोहा, तेल। तेल तो आज भी लेते हैं पर रूस से, खनिज, तेल वगैरह, और इस्पात, लोहा, और इतने याद रख लो। ये भरपूर मात्रा में सोवियत संघ के पास थे। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन को की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े थे। सभी देश भूबद्ध देश है, पानी है नहीं बीच में, ऐसा देखा हो तो आराम से आवागमन की सुविधा वहां पे थी 15 देशों में। ठीक है। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन वही होता था। यानी सोवियत संघ में एक पिन होती माते की, बालों में लगा दे पिन, पिन से लेकर कार तक का उत्पादन सोवियत संघ ही करता था। पिन से लेकर कार तक का उत्पादन। समझ में आ रही कहानी? लेकिन एक कमी थी उसमें। क्या कमी थी? देखो, हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी। चीजें बन रही थी लेकिन क्वालिटी में अमेरिका से ये क्या थे? पीछे थे। यानी गुणवत्ता में क्या थी? अमेरिका की तुलना में कमी थी। गुणवत्ता में यूएसए की तुलना में थोड़ी कमी थी, एडवांस इतनी नहीं थी। जैसे अपन यूज करते हैं कौन सा ऐप करते हैं? गूगल करते हैं। गूगल, गूगल हमारा है क्या? अमेरिका का गूगल। बीच में चल रहा टिकटॉक, किसका था वो? चाइना का। और अपन क्या यूज करते हैं? चैट जीपीटी कर लो, इंस्टाग्राम कर लो। इंस्टाग्राम कहाँ का? अमेरिका का। हमारा ले देखिए एक ऐप है टेलीग्राम,
भाई ज्यादा है पे अपने एडवांस अपन नहीं है, तो आज भी अपने पीछे हैं। तो उसमें गुणवत्ता में भी यूएसए की तुलना में सोवियत संघ थोड़ा ठीक है, चीजें बन रही थी लेकिन क्वालिटी उतनी नहीं थी। लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर कम से कम सुनिश्चित होना चाहिए, गरीबी को दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। सरकार बुनियादी जरूरत की चीजें मसलन स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दर पर मुहैया कराती थी, यानी बेरोजगारी वहां पर नहीं थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीजें वहां पे सभी लोगों को उपलब्ध थी और बहुत ही कम कीमत पर, रियायत दर पर उपलब्ध थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी किसका था? राज्य का ही था। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। किसका? एक शब्द आ रहा है पे कि सोवियत संघ पर किसका शिकंजा होता है? नौकरशाही क्या होती है बताओ मुझे, कौन बताएगा? किसी को आता है? नौकरशाही शब्द आ रहा है, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, बड़े बड़े जो पदों पर होते हैं, उन्होंने अपना दबदबा कायम कर लिया। धीरे धीरे क्या किया? नौकरशाही ने अपना दबदबा कायम कर लिया, अधिकारियों ने लोगों की सुनना बंद कर दिया, आम जनता को राहत नहीं दी और अपने हिसाब से काम करने लग गए। तो फिर सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डगमगाने लगती है। यह प्रणाली सत्तावादी होती चली गई। किस प्रकार की? सत्तावादी, यानी जो चाहे जो कर रहे हैं, और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता था, बोलने की स्वतंत्रता थी नहीं सोवियत संघ में। तो लोग कैसे करते? कार्टून बनाते या फिर कोई लेख बनाते और उसमें उनकी हंसी मजाक उड़ाते। इसके द्वारा? कार्टून के द्वारा। ठीक है। सोवियत संघ की अधिकांश व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक ही दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जनता के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी, जबकि लोकतंत्र में होती जवाबदेही, लेकिन उसमें नहीं थी। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। कितने गणराज्यों को बता दिया मैंने। लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था। रूस 15 गणराज्य का हिस्सा था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। कितना जना? हाँ, 15 जना। लेकिन चालक होगी हमेशा, जैसे तो क्लास में तो 50 बच्चे हो, लेकिन मैं एक ही बच्चे को हमेशा करूं, ये बच्चा अच्छा, बच्चा ये बच्चा अच्छा, तो ये क्या हो गया? भेदभाव हो गया, यानी एक ही चल रही है। तो रूस के वहां प्रभुत्व था, बाकी 14 गणराज्य छोटे छोटे थे, उनका कोई महत्व नहीं था। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ऐसे थे ना, 15 थे। तो अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। उन्हें लगता था कि हमारा कोई योगदान ही नहीं है, हम तो ऐसे इनके साथ जुड़े हुए हैं। हथियारों की होड़ में फिर क्या होता? अमेरिका हथियारों की होड़ करता है, परमाणु हथियार बनाता है, मिसाइलें बनाता है, टैंक्स बनाता है, तो हथियारों की होड़ होती है अमेरिका के साथ। तो हथियारों की होड़ में सारा पैसा उन्होंने कहां लगा दिया? टेक्नोलॉजी में लगा दिया। किसमें लगा दिया? टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष अभियान हो गए, हथियार हो गए, परमाणु परीक्षण हो गया, परमाणु परीक्षण हो गया, मिसाइलें हो गई, टैंक्स वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें जो युद्ध वाली चीजें हैं, उनमें सोवियत संघ ने अपना पैसा लगा दिया और बेचारी गरीब जनता देखती रहेगी। इस सरकार पैसा हम पर लगाए, लेकिन उनकी होड़ चल रही थी, शीत युद्ध चल रहा था उसमें। शीत युद्ध कब से कब तक चलता है? किसी को पता है? शीत युद्ध 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है, तो 1945 स्टार्ट होगा वो और चलेगा 1991 तक, जब सोवियत संघ के वापस 15 टुकड़े होंगे। 1945 से 1991 इसी बीच चल रहा था एक बात। तो इसमें सारा पैसा उन्होंने कहां लगा दिया? परमाणु परीक्षण, मिसाइलें, हथियारों पर लगा दिया, होड़ा होड़ में, अमेरिका से होड़ा होड़ में। और आम जनता देखती रहेगी, भूखी रहेगी, क्योंकि वो किसकी बराबरी करना चाह रहे थे? अमेरिका की बराबरी। लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया। जो उनकी बेसिक जरूरत है उनको पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि सारा पैसा कहां लगा दिया? हथियारों की होड़ में। और सोवियत संघ ने गलती और की। क्या गलती की? 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। किस देश में?
1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का क्या होता है, यह डेट तुम्हें याद रखनी है। अफगानिस्तान का एक कबीलों वाला देश है, कबीले हैं वहां पे, आज भी कबीले हैं, और आज भी वहां पे तालिबान का शासन है, वो आगे कहानी आएंगे बताऊंगा मैं कभी। तो अफगानिस्तान में उन्होंने हस्तक्षेप किया कि सोवियत संघ ने चाहा कि अफगानिस्तान को मैं अपने अंदर शामिल कर लूं, जितने ज्यादा देश मेरे पास होंगे उतना बड़ा मैं होऊंगा। तो उसने अपनी सेना कहां भेज दी 1979 में, अफगानिस्तान में। तो पैसा सेना में लग रहा है सारा। तो अब अगर अपन पैसा युद्ध में लगाएं तो जनता क्या करेगी। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हुई, किसके कारण, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के कारण। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, पारिश्रमिक यानी मजदूरी बढ़ी, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया, यानी खाद्यान्न उन्हें खरीदना पड़ा, अनाज उन्हें खरीदना पड़ा, खाद्यान्न का संकट हो गया, यानी खाद्यान्न का भारी आयात करना पड़ा किसको, सोवियत संघ को। किसको, सोवियत संघ को। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई। ठीक है, ये सोवियत संघ के नेता साथ में बताऊं या एक साथ बाद में कल बताऊंगा, बताओ एक साथ बताएंगे, पांचों नेता ना, 5 नेता आएंगे इसमें, साइड में दे रखे ना, इसलिए मैं कल पीडीएफ बनाऊंगा, कल 5 एक साथ समझा देंगे। देखो नीचे, गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन। गोरबाचेव, क्या नाम आता, मिखाइल गोरबाचेव, नाम याद रखना तुम्हें, इंपॉर्टेंट नाम है, क्या नाम है, मिखाइल गोरबाचेव। चलो ऐसे बता देते हैं। मिखाइल गोरबाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा, क्या नाम है, मिखाइल गोरबाचेव। 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के क्या बनते हैं, ये महासचिव बनते हैं। ये फोटो दे रखा, देखो पीछे, ये पीछे ये देखो, ये मिखाइल गोरबाचेव, ये वाले दिख रहा। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति होते हैं मिखाइल गोरबाचेव। इन पर आरोप लगता है कि सोवियत संघ का विघटन इन्होंने करवाया था, किन्होंने, मिखाइल गोरबाचेव ने। तो मिखाइल गोरबाचेव ने व्यवस्था को सुधारना चाहा। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के क्या बनते हैं, महासचिव बनते हैं। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए। तो मिखाइल गोरबाचेव ने कुछ योजनाएं बनाई थी। एक तो नाम आता पेरेस्ट्रोइका, एक आता ग्लासनोस्ट। क्या नाम आता है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। गोरबाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियां रही जिनका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देशों सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोरबाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकार एक के बाद एक गिर गई। एक नाम आ रहा अपने पास, मिखाइल गोरबाचेव। क्या नाम आ रहा है, ये नाम तुम्हें याद रखना है। यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति रहते हैं ये, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति। इन पर आरोप लगता है कि सोवियत संघ का विघटन इनके वजह से हुआ था। किस पर आरोप लगता है, मिखाइल गोरबाचेव। मिखाइल गोरबाचेव आए थे सुधार करने के लिए, लेकिन देश का क्या हो गया, विभाजन हो गया। थोड़ा बदले इनको फिर बताता हूं मैं। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हुई। गोरबाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था, क्योंकि बहुत सारे देश आजाद हुए थे उसमें, और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। येल्त्सिन ने, क्या नाम है, येल्त्सिन, ये रूस के भी राष्ट्रपति बनते पहले। येल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मॉस्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने के लिए, मॉस्को होती रूस की राजधानी, अभी भी है मॉस्को। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज्यादा यूरोपीकृत थे।
और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की, वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। और याद आती चीज इंपॉर्टेंट ये, अब देखो इधर दिसंबर 1991 मेन डेट आती 25 दिसंबर, तुम्हारे दिसंबर लेकर का इसे बता दूं। दिसंबर में नेता आता येल्त्सिन। क्या कौन नेता था? पूरा नाम लिख लो इसका, बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन ये चुनाव जीता मॉस्को के मेयर का, और ये कहता है कि हम तो आजाद होंगे, हम 15 गणराज्य नहीं रहेंगे। तो 3 गणराज्य जो पहले अलग होते हैं कौन कौन से? रूस, बेलारूस और यूक्रेन। रूस, बेलारूस और याद रह जाएगा कि सोवियत संघ के कौन से गणराज्य सबसे पहले अलग होने की घोषणा करते हैं? 3। कौन कौन से? यूक्रेन, रूस, बेलारूस, यूक्रेन। अरे रूस यूक्रेन का तो भी युद्ध चल रहा था, पता होगा ये तो। वही रूस, बेलारूस, यूक्रेन, पहले सभी एक ही थे, बाद में अलग हुए 1991 में। कब? दिसंबर 1991। डेट आती है इसकी 25 दिसंबर, याद रखना चाहो। 25 दिसंबर फिर 15 टुकड़े हो जाते हैं पूरे। शुरुआत तीनों यही करते हैं, रूस, बेलारूस और यूक्रेन। ठीक है, कौन सा नेता रहता है इनका? बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी को प्रतिबंधित कर देते, क्या करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, उसको कर देते बैन। क्या करते हैं? बैन जानते हो? प्रतिबंध लगा देना। कम्युनिस्ट पार्टी को क्या कर देते हैं? ये बैन, ये पार्टी केवल ये पार्टी नहीं रहेगी, और पार्टियां भी खड़ी होगी किसमें? रूस में। पहले सोवियत संघ था, और परवर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद लोकतंत्र को अपना आधार बनाया, और उन्होंने कहा बस समाजवाद नहीं बनेगा, हम क्या अपनाएंगे? पूंजीवाद। समाजवादी व्यवस्था हो जाती फेल, और हम क्या अपनाएंगे? कहानी कुछ समझ में आई? वापस देखो, मैं समझाता हूं शॉर्टकट में। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, ये आए थे लोकतंत्र सुधारने के लिए, लेकिन इन पर आरोप लगता है कि इन्हें सोवियत संघ का विघटन कर दिया। उस समय होते रूस में चुनाव, और रूस का नेता बनता है बोरिस येल्त्सिन। इसने कहा हम साथ साथ नहीं रहेंगे, हम साम्यवाद समाजवाद को नहीं मानेंगे, हम पूंजीवाद मानेंगे, हम 15 ही अलग होंगे। तो दिसंबर 1991 में 3 गणराज्य सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा करते हैं, रूस, बेलारूस और यूक्रेन। ठीक है, फिर रूस में पहला राष्ट्रपति बनता है बोरिस येल्त्सिन। तो ये बात भी याद रह जाएगी, ये हट जाएगा सोवियत संघ का, मिखाइल गोर्बाचेव टुकड़े हो जाएंगे, ये राष्ट्रपति रहेगा नहीं। तो रूस का पहला राष्ट्रपति कौन रहेगा? येल्त्सिन। समझ में आएगा? रूस के प्रथम राष्ट्रपति। कुछ है समझ में? तख्ता पलट होगा, ये जाएगा तब ये आएगा। मिखाइल गोर्बाचेव सुधार नीतियां भी थी, इसमें भी आई नहीं, आइए आगे पीछे मैं बता देता हूं, ये तुम्हें नाम याद रखने। मिखाइल गोर्बाचेव जब ये आया था सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति, इसने कहा था मैं कुछ सुधार करूंगा। इसने 2 सुधारवादी नीतियां महत्वपूर्ण थी इसकी, एक तो थी पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका बोलो, पेरेस्ट्रोइका। एक थी ग्लासनोस्त, क्या नाम था? ग्लासनोस्त बोलो। एक नंबर में प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि मिखाइल गोर्बाचेव की सोवियत संघ के लिए बनाई गई सुधारवादी नीतियां कौन सी थी? 2 नाम तुम्हें याद रखने, 3 थी वैसे महत्वपूर्ण, तुम्हारी किताब में 2 ही है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्रचना, क्या होता है? कि हम सोवियत संघ की वापस रचना करेंगे, इनमें सुधार देंगे। और ग्लासनोस्त यानी खुलेपन की नीतियां, किस प्रकार की? खुलेपन के आर्थिक सुधार हम करेंगे। तो मिखाइल गोर्बाचेव की सोवियत संघ के सुधारवादी नीतियां कितनी थी? 2। पहली कौन सी थी? दूसरी थी पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या होता है? वो ग्लासनोस्त यानी खुलेपन की आर्थिक नीतियां हम लागू करेंगे, लेकिन ये बात तो होती नहीं, सफल हो नहीं पाती। वो सोवियत संघ का क्या हो जाता है? विघटन। अब देखते हैं इसमें कुछ, पढ़ ले, लाइन टू लाइन पढ़े, समझ में आ रहा या शॉर्ट में समझो? है चलो लाइन पढ़ ले। क्या इसमें यार फैक्ट बहुत सारे, शॉर्टकट में इतने फैक्ट आ नहीं पाएंगे, यहां से अपन पढ़े, पता नहीं हो तो देख लो। साम्यवादी सोवियत गणराज्य ये चल रहा है अपने, देखो पढ़ रहा हूं मैं। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स।
इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कौन गठन करते हैं इसका? सोवियत संघ के जो गणराज्य थे वो करते हैं कि हम CIS बनाएंगे, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड स्वतंत्र, खुद का अपन संगठन बनाएंगे, CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। हिंदी में नाम है इसका स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। क्या नाम है हिंदी में? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। ये बातें शीत युद्ध की बात की है, शीत युद्ध वाला पार्ट हमारा हटा दिया ना, तो शीत युद्ध की बात अपन करेंगे नहीं, अपन पार्ट सीधा क्या पढ़ रहे हैं? दो ध्रुवीयता का अंत। अगर शीत युद्ध होता तो उसकी घटनाएं में बताता। ठीक है, ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया, इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। कौन से राज्यों को? 3, रूस, बेलारूस और यूक्रेन को। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया गया। किसको? रूस को। पहले अपने सुरक्षा परिषद UNO, नाम सुना? UNO का स्थायी सदस्य था सोवियत संघ था, बाद में उत्तराधिकारी किसको बनाया गया? रूस को। तो रूस अभी उसका उत्तराधिकारी है। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। आगे लाइन, सोवियत संघ ने जो अंतरराष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सबको निभाने का जिम्मा किसका था? रूस का। यानी जो भी काम सोवियत संघ ने किए थे, परमाणु हथियार जिनके पास थे, वो किसके पास आ गए? अब रूस के पास। चौदह के पास कुछ नहीं किया, केवल रूस उनका उत्तराधिकारी रहा। सोवियत संघ के विघटन के बाद समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। किसको मिला? रूस को। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए कि हम परमाणु निशस्त्रीकरण करेंगे। क्या करेंगे? समझ में आता है शब्द? ये परमाणु निशस्त्रीकरण क्या होता है बताओ? एक तो था परमाणु को बढ़ावा देना, परमाणु हथियार अमेरिका बनाए, सोवियत संघ बनाए, बढ़ावा देना। इन्होंने कहा नहीं, अपन परमाणु हथियारों की कटौती करेंगे। क्या करेंगे? कटौती, यानी कम करेंगे। अब अपने इनमें ध्यान ज्यादा नहीं देंगे और विकास में ध्यान देंगे। तो इसने, रूस ने, किसने? बाद में रूस हो जाता, रूस ने अमेरिका के साथ बहुत सारे परमाणु निशस्त्रीकरण संधियां भी की। तो उनका उत्तराधिकारी कौन होता है? सोवियत संघ का रूस होता है। जो पहले संधिया की थी अमेरिका के साथ, साल्ट नाम आएगा, साल्ट स्टार्ट बताऊंगा मैं। तो उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? समझ में नहीं? अरे पहले कोई काम सोवियत संघ ने किया था, बाद में कोई किसका नाम आएगा उसमें? रूस का। बाकी 14 कोई नाम नहीं आया, 14 कुछ उत्तराधिकारी नहीं मिला। जो भी सुविधा मिली किसको मिलेगी? और उसके बावजूद आज भी रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, आज भी, टुकड़ा होने के बाद भी। उस समय तो पहले एक नंबर था ही था सोवियत संघ। ठीक है, अब सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? देखो, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई, इसके बारे में बात करते हैं अपन। सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए सवाल पूछना जरूरी नहीं है। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन के समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी, ऐसा नहीं कि पहली बार कहीं विघटन हुआ है, और न ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सर्वमान्य सबक सीख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। हम क्या पढ़ रहे हैं? सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? पहला क्या था? अंदरूनी कमजोरियां। क्या थी? अंदरूनी कमजोरियां। यानी सोवियत संघ जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। जनता की जो आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, उनको पूरा नहीं कर पाई। अरावा नहीं, दूसरा पीरियड मेरे ही है। जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। और पीछे आवाज मत करो। यही सोवियत संघ के विघटन का महत्वपूर्ण कारण रहा कि पतन किस कारण हुआ? कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई। अंदरूनी कमजोरियां बहुत सारी थी। किसमें? सोवियत संघ में। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रही, यानी बंद रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नजर से देखने लगा। अपने राजा राष्ट्रपति के प्रति उनकी निगाह संदेह भरी हो गई, उन्हें शक होने लगा। उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू किए गए। यह व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? इसका उत्तर काफी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामानों पर लगाया। बताया मैंने, परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामानों पर अपना पैसा लगाया। उसने अपने संसाधन
पूरी यूरोप के अपने पिछले लघु देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहे। जो पास वाले देश थे, मैंने बताया इधर वाली दुनिया, इधर के जो देश थे, तो सोवियत संघ चाह रहा था इन पर अपना प्रभाव स्थापित करें, तो वहां के जो गरीब देश थे उनको क्या की उसने सहायता, आर्थिक सहायता करनी शुरू कर दी। तो खुद के देश में तो विकास नहीं हो रहा। जैसे हमने पढ़ा अफगानिस्तान पर आक्रमण 1979 पढ़ा, तो अफगानिस्तान में आक्रमण किया, वहां पे आर्थिक सहायता देने शुरू कर दी, तो अपने खुद का देश का विकास नहीं हो रहा, बाहर जाके सोवियत संघ क्या लगा रहा है, पैसा लगा रहा है। तो ये भी इसका एक कारण माना जाता है। अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिम देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भाप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर। लोगों ऐसा बता रहे थे कि पूंजीवाद से बेहतर कौन है, समाजवाद यानी साम्यवाद बेहतर है। लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ क्या कर गया था, पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने, किस पार्टी ने, लगभग 70 सालों तक शासन किया था। कितने सालों तक, 70 सालों तक शासन किया था, यानी एक ही दल का शासन था, लेकिन फिर भी ये पूंजीवाद से पिछड़ गई थी अर्थव्यवस्था। अब देखो मेन चीजें देखते हैं। इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज्यादा विशेषाधिकार मिले थे। मैंने बताया था, एक शब्दावली ली थी मैंने यूज में, नौकरशाही, यानी जो अधिकारी थे उनको ज्यादा छूट मिली थी आम नागरिक से। तो इससे भी लोग बेग खपा थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसके विरोध में थे लोग। ठीक है, फिर इसमें आता है मिखाइल गोर्बाचेव, सुधार नीति वापस आ गई इसमें। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था। गोर्बाचेव ने कहा मैं समस्याएं खत्म करूंगा। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया। गोर्बाचेव तो रोग का ठीक ठीक निदान कर रहे थे, निदान यानी बीमारी का पता कर रहे थे, और सुधारों को लागू करने का प्रयास भी ठीक था, लेकिन फिर भी सोवियत संघ का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। अब इसमें कुछ चार्ट दे रखा है, ये मैं कल बताऊं या आज बताऊं, बताओ। सोवियत संघ के विघटन का चक्कर